ये पेज 341। ये अपना प्रश्न ये था, यहां से पढ़ देता हूं मैं 340 से। ये हम कर रहे हैं भारत के भविष्य की बात। तो इसमें दो प्रश्न, एक तो ये प्रश्न है कि अतीत में भारतीय शासन प्रणाली इतनी महान थी, तो स्वतंत्रता के इतने समय बाद भी जब हमारे ही हाथ के अंदर स्थितियां आ गई, तो अब भी स्थितियां इस तरीके की क्यों हैं? और दूसरे, इसका भविष्य क्या होगा? तो ये हमने बात करी थी। स्वतंत्रता से पूर्व के हमारे अधिकांश नेता इसी वर्ग के थे। किसके? कि बीच की एक बिचौलियों की खेप तैयार करी गई, जो रंग रूप से भारतीय हों, दिल दिमाग से वो गोरे हों। तो इसीलिए आज भी, खैर आज तो और ज्यादा वही बात है, स्वतंत्रता से पूर्व के हमारे अधिकांश नेता इसी वर्ग के थे, और स्वतंत्रता के समय न केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ही अपना ली गई, अपितु पूरी की पूरी उनकी संवैधानिक, न्यायिक, कानूनिक और प्रशासनिक प्रणाली को भी अंधे रूप से अपना लिया गया, और लगभग बिना किसी फेरबदल के वह आज तक भी प्रभावी है। आज भी हूबहू वैसी की वैसी अपना रखी है, बिल्कुल विचार किए बिना यों के यों वहां से लेके हमने अपना लिया, और उसको रिपीट करे जा रहे हैं। अंधे रूप से अपना लिया और लगभग बिना किसी फेरबदल के वह आज तक भी प्रभावी है। स्वतंत्रता के बाद के, मतलब शिक्षा के अंदर यदि आप बात करो, कोई मूलभूत चिंतन तक भी नहीं है। उसी को नए रंगों से या नए इनसे खानापूर्ति टाइप की है, बाकी एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी। शिक्षा क्या होनी चाहिए? आपकी चिकित्सा क्या है? कोई बैठ के इसके लिए जो अंग्रेजी आकाओं ने जो दे रखा है, उसी को बस हम थोड़ा-सा, मतलब कोई आप, भई हमारी जैसी स्थिति है कि आप सोचो, कल्पना करो कोई चीज़ की, हम बैठ के कल्पना करें तो कल्पना हमारी जाती ही नहीं कोई चीज़। उन्हीं जो गिवन चीज़ें हैं, उन्हीं को तोड़-मरोड़ के किसी का कान इधर लगा दिया, किसी की नाक इधर लगा दी, कि आप कोई नवीन कल्पना कीजिए। अरे पर भारत की प्रज्ञा ने तो कल्पना दी थी हमको, वो इम्प्रैक्टिकल लगती है। आपका बच्चा अमेरिका चला गया, वो दोबारा लौट के ना आए चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोबारा आपको दिखे नहीं, कोई बात नहीं, कभी उससे बात होनी नहीं। और यहाँ जो है, अगर आध्यात्मिकता के अंदर चला जाए, तो मातम मनाते हैं कि भई इससे तो मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी। आध्यात्मिकता में यदि बच्चा चला जाता है, तो एक इस तरीके की मानसिकता है ये, और हमको सेंस नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, हो क्या रहा है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जो सो कॉल्ड इवन माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, वहाँ भी वो कोई चिंतन इस तरीके का मूलभूत है नहीं। स्वतंत्रता के बाद के हमारे नेता भी इसी प्रणाली के अंतर्गत पले-बढ़े, और शिक्षा प्राप्त होने के कारण वे भारत की प्रतिभा, उसकी महान संस्कृति, शाश्वत रूप से सत्य होने के कारण उसके सनातन धर्म, सनातन क्यों है? सनातन इसलिए है क्योंकि शाश्वत रूप से सत्य है ये। शाश्वत है, जो था, है और रहेगा। क्योंकि मूल के अंदर आप किस लिए हो? डिविनिटी कैरी करते हो आप। इसलिए आध्यात्मिकता की हम क्या कह रहे थे शुरू में जब डिफाइन कर रहे थे, एक म्यूचुअल डेट है, आप वो सुप्रीम स्वयं बने हो, तो आपको दोबारा वो ही बनना है, बस। और उसकी आत्मा के प्रति न तो कोई सद्भाव और न ही उसकी कोई समझ ही दिखाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे तत्कालीन नेताओं का मानना था कि विज्ञान, समाजवाद और आर्थिक योजना की सहायता से तथा विदेशी शासन की अधीनता की अत्यंत पीड़ादायक 7 शताब्दियों के बाद भारतीय जनों के स्वयं के शासन के द्वारा
वे देश को एक ऐसी आदर्श स्थिति तक उठा ले जाएंगे जो प्राचीन अतीत में प्राप्त की गई किन्हीं भी स्थितियों से कहीं श्रेष्ठतर हो। जैसे आपके बच्चे कह रहे यार ये माताजी पिताजी क्या किस तरीके से कर रहे थे, अब घर हमारे कंट्रोल में आया है। आप मेहनत से वो काम करते हो, आप ये जाने बिना कि वो कर क्या रहे थे। वो सारी चीज़ें उखाड़ फेंकते हो, उसको तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करते हो, सीमेंट के अंदर और के अंदर, और कुछ साल बाद के अंदर जब वो क्रम्बल डाउन कर जाता है, तब कह रहे सीमेंट की तो लाइफ नहीं है, इसकी तो 25 साल, 15 साल, 20 साल, और उसके अंदर भी ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो पुराने निर्माण थे, वो थे, उनकी स्टडी होती है। या आपके पुराने दरवाजे हैं और हैं, वो पुराना उस पे कोई चीज़ लग गई, उसको हटाए बगैर इसको तो फेंक दो, अब जो रद्दी कोई सामान मिलता है उससे बनाओ। सोने का आपको कोई सामान दिया है, कोई कोई आभूषण है, उसके ऊपर कोई चीज़ लग गई, उसको साफ किए बजाय, कह रहे फेंक दो इसको। अब अपने प्लास्टिक बहुत अच्छा आ रहा है, उसका लिया आओ। तो इस तरीके से उस चीज़ को जाने बिना हमारी जो शाश्वत संस्कृति है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसको समझे बिना आर्थिक योजना का ध्यान सर्वप्रथम बहुउद्देशीय विशाल जल विद्युत परियोजनाओं और इसके अंदर आपके हरित क्रांति है, क्योंकि भूख मर रहे थे। इतनी भूखमरी थी, ये वहां से कह रहे यहाँ लाल गेहूं भेजते थे वो भी। उसकी बजाय यहाँ से ये मांगते थे कि भई भोजन हमको यहाँ अनाज नहीं है, वहाँ कह देंगे मछलियों को तो हम डाल देंगे। उनको कौन दे? इंडियन डॉग्स हैं वो तो, उनको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये तय हुआ कि भई सप्ताह में 1 दिन जो है, शास्त्री जी ने ये आह्वान किया कि भई आप 1 दिन व्रत करना शुरू कीजिए। पूरे देश ने इस चीज़ को माना। तो ये सो कॉल्ड आपकी ये क्रांतियाँ हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है। जल विद्युत परियोजनाओं, स्टील के कारखानों, सड़कों के नेटवर्क आदि के निर्माण पर था सारा ध्यान। स्टील के विशाल कारखानों और भाखड़ा नांगल बांध जैसी अति विशाल जल विद्युत परियोजनाओं को नवीन भारत में प्रगति की ओर आस लगाकर बैठी भावनाओं के समक्ष पूजा के सच्चे और उचित स्थानों के रूप में घोषित कर दिया गया। इस डेवलपमेंट को श्री अरविंद भी ये नहीं कह रहे कि भी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वो तो कह रहे हैं सशक्त राष्ट्रवाद आना चाहिए। पर हमारे नेता साफ-साफ सिरे से ये कह रहे हैं, उनकी कोई सिम्पैथी नहीं इसके जो हमारी परंपराएँ हैं और हैं। वो तो अवनति का कारण ही उसको मान रहे हैं, जिसने इस देश को बचाया, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, उन्हीं चीज़ों को। नहीं तो ये नहीं कहा जा रहा कि आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं होने चाहिए, सड़कें ठीक नहीं होनी चाहिए, आपके पास स्टील के कारखाने नहीं होनी, ये बात नहीं है। ये हों, पर आपको भाव भारतीय हो, और ये नहीं हो और फिर विदेशी भाव हो, ये इससे भी नहीं होता। तो ये समस्या इसकी हम ये नहीं कह रहे कि जल विद्युत परियोजनाएँ नहीं होनी चाहिए। भुखमरी की जो स्थिति थी, इतनी भुखमरी थी, हमारे ही लोगों को कुछ-कुछ पैसे दे के हमारे ही ग्रंथों का अनुवाद करवा लिया, "ले भैया अनुवाद कर दे। लो साहब इन शास्त्री जी का अनुवाद किया हुआ है आपके ही इन इन शास्त्रों का।" तो रंग रूप से हमारे दिखते हैं, कहते या करते वो ही हैं, जो वो लोग टुकड़े उनको डाल देते हैं, "ये अनुवाद कर दे इसका, ये वाली बात लिख दे।" हमारा ये जो है दरबार के अंदर बैठ के हमारा गुणगान कर दे। हम सोचते देखो हमारे ही वाले लोगों ने, अरे भई उस समय को देखो, उस बात को देखो। दिल और दिमाग से अधिकाधिक पाश्चात्य रंग में रंगे जाने के कारण अपनी मौलिक भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को दकियानूसी मानकर उसे अनदेखा करके सभी कुछ के लिए पश्चिम की ओर निहारने की एक पराधीन मानसिकता हमें अपनी वर्तमान दशा तक ले आई है। समस्या ये है। और इसमें ये भी नहीं है कि हमको पश्चिम से
क्या कोई नवाचार पश्चिम से नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं है ये बात। ये तो महान मूर्खता होगी, वहाँ से हमको जो सीखना चाहिए वो क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? आप मार्केट जाते हो, अपना बिल्डिंग मटेरियल लेके आते हो ना, पर उससे वो भवन निर्माण करते हो, वो चीज़ लगाते हो जो आपके उद्देश्य के लिए है। आप बाज़ार से इंग्रीडिएंट लेके आते हो, कोई भी तेल है, अनाज है, उससे वो कोई उस व्यक्ति का थोड़ी बन गया भोजन। ये तो आपने बनाया है जो बनाया है सो। तो उनसे यदि हमको कोई चीज़ सीखने की आवश्यकता है, पर वो भारतीयता के अंदर सीखने की आवश्यकता है, हम जगत से चीज़ें देखते हैं, लेते हैं, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं देखता? पर उसको वो आत्मसात किस तरीके से करेगा, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, उसका क्या मोल्ड करेगा, वो उसका मौलिक होगा। समस्या यहाँ है, पश्चिम की ओर इसलिए कि वो हमको सूत्र प्रदान कर दे, स्पिरिट भारतीय रखनी पड़ेगी। मतलब आपको निष्ठावान अंतरात्मा के प्रति और बाहरी सारी चीज़ें मास्टरफुल तरीके से काम में ले लो, क्या दिक्कत है? उसकी सेवा में नियोजित करो ना उसको, उसको कौन मना कर रहा है? अब वाले जो ये कह रहे हैं हम नहीं, नहीं पश्चिम से तो कोई टच नहीं रखना, वो और भारी बेवकूफ़ी में गिर जाते हैं। भारतीयता ने कभी ये नहीं किया, उसने तो जहाँ से जो विचार, जो चीज़ है, उसको आत्मसात करने के लिए हमेशा खुली रहती है। ये तो 2 व्यक्तियों के लिए भी एक समान मार्ग नहीं कहती, तो कितनी इसकी कैथोलिसिटी है, कितनी व्यापकता है। ये तो इसलिए अब ये देखिए या तो एक इस एक्सट्रीम पे चले जाएँगे या इस एक्सट्रीम पे, या जो बीच की बात कोई कहता है कि हम तालमेल बनाते हैं, तो तालमेल का मतलब स्पिरिट भारतीय रखो, बाकी जो आपको उससे ग्रहण करना है, वो तो कर ही सकते हो, उसमें क्या बात है? यह तो एक मूलभूत सत्य है कि किसी व्यक्ति के लिए भी अपने निज स्वभाव और निज धर्म को छोड़कर परधर्म को अपनाना कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस राष्ट्र की आत्मा, उसकी आध्यात्मिक संस्कृति, उसके सनातन धर्म की अवहेलना कर उसे किन्हीं विजातीय सांचों में ढालने के प्रयासों के परिणाम सुखद होने की आशा हम कैसे कर सकते हैं? इसी कारण वर्तमान में भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अपने ऊर्जा के गहनतर स्रोतों को भूला हुआ और संकीर्ण स्वार्थों की परस्पर संघर्षरत अस्त-व्यस्तता में खोया हुआ प्रतीत होता है, जो कि उसे हर प्रकार के अभाव या पतन की अधिकाधिक गहराइयों में धकेलती जा रही है। ऐसे में राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र में और उसकी महान उपलब्धियों में गर्व अनुभव करने का भाव अवश्य ही वह शक्तिशाली प्रभाव होना चाहिए। तो तुरंत के अंदर करने का काम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय का क्या काम है? राष्ट्रवाद। श्री अरविंद कह रहे हैं ये, अर्थात राष्ट्र में और उसकी महान उपलब्धियों में गर्व अनुभव करने का भाव। हमारे पास तो है ऐसी चीज़ जिसमें हम गर्व अनुभव कर सकते हैं। ये चीज़ जोड़ी जाए, ये चीज़ लाई जाए, ये गर्व तब अनुभव करेंगे, हम अपनी आत्मा में निवास करेंगे। आपका सारा जो फ्रेमवर्क है कितना एकदम रिवर्स हो गया, कुछ ही समय के अंदर, आप सोचिए। तो इसके ऊपर विधिवत थोड़ा-सा प्रयास किया जाए। कौन है जो इसके प्रति टर्न नहीं करेगा? भई जिसके इसके प्रति गर्व का भाव न होगा, ऐसा कौन है? प्रकृति ने हमको ही ऐसा बनाया है, ऐसी बात तो है नहीं। और दूसरों के साथ प्रकृति ने कोई सौतेला व्यवहार किया है, उनको रिसोर्सेज़ कम दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। मानसिक क्षमताएँ, भावनात्मक क्षमताएँ उनकी कम हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको भी जो टर्निंग आप महसूस करते हो, सारे ही कर सकते हैं। ले जाने की बात है उन तक इस विचार को, उनके जीवन के साथ इस चीज़ को, वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही हैं, उन कड़ियों को उनको जोड़ के सामने दिखाओ। बच्चों के सामने दिखाओ कि देखो आप जगत को देखो, इसकी पिक्चर देखो ना, इसमें कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं है। आप उसको पिक्चर दिखा दोगे तो जानबूझ के कोई इस तरीके से
अच्छा फल है, ऑटोमैटिकली वो सब उसको ही पसंद करेंगे, दूसरे वाले को कोई नहीं करेगा। बात ये है कि सामने उसको दिखाना, जो स्थितियाँ हैं उसको आत्मसात करके, ये देखो भी पश्चिम की तो ये बात है, सच्चा जो भारत है उसकी ये बात है। उसके सामने रखो, ये तब कर सकते हो जब आपने स्वयं ने आत्म-मंथन किया हो, वस्तुओं को देखना जानते हो, उनको उनके तोल के अनुसार यथास्थान रखना जानते हो कि भैया ये चीज़ ये रही, ये चीज़ ये रही। इसमें इतना फिर बाद में लाउडली कहने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस सामने रख दो ये चीज़ें। लोग जानते हैं किस चीज़ का और वो उसको चयन है, जो वर्ण करता है वो सोच के वर्ण करेगा फिर बाद में। वो करेगा तो उसके परिणाम साफ-साफ हैं। आप अगर दूसरी वाली संस्कृति को, अगर भौतिकवाद को चयन करते हो, तो उसके परिणामों के लिए तैयार रहिए। वो आपको एकाकीपन तक लेके चला जाएगा। आपको सारी की सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ हैं, वहाँ तक लेके चला जाएगा, जिसमें कोई सुख नहीं है, जिसमें कोई सामंजस्य नहीं है, जिसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि अहंकार आते ही तो और जड़ तत्व के ऊपर आपकी नज़र जैसी टिक जाती है, वैसे ही ये तो खंडन हो गया, आपकी अंतरात्मा का खंडन हो गया। उसमें कैसे कोई सुख पा सकता है? ये बात अपने को पहले समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहली ऐसे में राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र में और उसकी महान उपलब्धियों में गर्व अनुभव करने का भाव अवश्य ही वह शक्तिशाली प्रभाव होना चाहिए जो उसे इस पतन में से बाहर खींच सकता है और उसे अपनी नियति के सच्चे पथ पर ला सकता है, जो कि चिरकाल से उसकी विरासत रही है। भारत की ये विरासत रही है चिरकाल से, उसकी नियति के सच्चे पथ पर ला सकता है। वर्तमान में भारत के लिए राष्ट्रीयता की भावना के विकास की अपरिहार्यता, इनएविटेबिलिटी के विषय में श्री अरविंद लिखते हैं। ये इनएविटेबल है। ये ऐसी चीज़ नहीं कि आ जाए तो अच्छा रहेगा, इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आज की तात्कालिक अपरिहार्यता है, आवश्यकता है। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? वर्तमान में हमारे लिए राष्ट्रवाद हमारी तात्कालिक व्यावहारिक श्रद्धा और सिद्धांत है। तात्कालिक व्यावहारिक प्रैक्टिकल है ये। इसलिए मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, ये कोई कोई कंसेप्शन, कोई कोई मत, कोई सिद्धांत, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं है कि होना चाहिए आदर्श, ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल श्रद्धा है राष्ट्रवाद हमारी तात्कालिक व्यावहारिक प्रैक्टिकल श्रद्धा, फेथ मतलब जो चीज़ हमको गाइड करती है। क्योंकि बाहर नज़ारे तो कुछ और ही दिख रहे हैं। और प्रैक्टिकल फेथ हमारा यही है, करने का काम तुरंत में यही है। कहो इसको, ये श्रद्धा यदि हम रख पाए राष्ट्र के अंदर, तो इसको कहो, इसके बारे में नेगेटिव तो कहो ही मत। श्री अरविंद ने कहा कभी अपने राष्ट्र के बारे में आप नेगेटिव मत कहो और वो भी भारत के बारे में, कभी नहीं। इसके बारे में तो जो आपके बेस्ट कुछ हो सकता है क्योंकि हमारा बेस्ट भी आप ये पाएँगे कि भारत के विषय में तो वो बहुत ही छोटा ही निकलेगा। एक्ज़ैजरेशन तो हो ही नहीं सकता इसकी महानता के विषय में। और फिर श्री अरविंद कह रहे हैं तो हमको दिक्कत भी क्या है इसमें? जब श्री अरविंद इसको अफ़र्म कर रहे हैं, तो अब तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्यावहारिक श्रद्धा और सिद्धांत है, इसलिए नहीं कि यह उच्चतम संभव समन्वय है। राष्ट्रवाद हाईएस्ट पॉसिबल सिंथेसिस नहीं है, क्योंकि राष्ट्र से बड़ी है मनुष्य जाति और मनुष्य जाति भी हाईएस्ट सिंथेसिस नहीं है। उससे ऊपर का है पर तुरंत के अंदर पड़ाव। जैसे अतिमानस, अतिमानस कोई हाईएस्ट पॉसिबल सिंथेसिस नहीं है, ये तो अभी तुरंत का तात्कालिक पड़ाव मनुष्य जाति के सामने है, तो वैसे ही भारत के सामने तात्कालिक व्यावहारिक श्रद्धा, राष्ट्रवाद, इसलिए नहीं कि ये उच्चतम संभव समन्वय है। सिंथेसाइज़ कैसे करते हो? एक व्यक्ति कैसे करता है परिवार के अंदर? परिवार करता है एक कम्युनिटी के अंदर, वो एक उसका जो भी प्रांत है या जो जो भी चीज़ है, वो हायर एंड हायर सिंथेसिस ऐसे बनती है। तो ये समन्वय।
अपितु इसलिए क्योंकि जीवन में इसे प्राप्त करने पर ही हमें अन्य समन्वयों को प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। यही बात व्यक्ति के ऊपर लागू करती है। जब तक वो इंडिविजुअल नहीं होता, तब तक वो कलेक्टिविटी में निवास करने की स्थिति में नहीं है। और आप इंडिविजुअल कौन हो? भाई बाकी तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे। इंडिविजुअल जिसको मैं कहूँ, मैं, वो तो जो भगवत्ता यहाँ आई है अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसलिए पहले मैं अपनी अंतरात्मा में निवास करूँ और फिर बाद में मैं सच्ची कलेक्टिविटी में निवास कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कि ये उच्चतम संभव समन्वय है, अपितु इसलिए क्योंकि जीवन में इसे प्राप्त करने पर ही हमें अन्य समन्वयों को प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। मानवता में निवास करने से पहले, ये कह रहे हैं ना श्री अरविंद, ह्यूमैनिटी में निवास करने से पहले हमें एक राष्ट्र के रूप में निवास करना होगा। आपकी अगर इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं, आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप परिवार के अंदर भी इंडिविजुअल नहीं हो, फिर प्रेम क्या करोगे? फिर तो आप मजबूरन करोगे जो करोगे सो। इंडिविजुअल व्यक्ति अपने चयन कर सकता है, इसलिए साधना करना सबसे बड़ी इंडिविजुअलिटी की निशानी है। नहीं तो आप सोच समझ के क्या कर लोगे? समर्पण करना इंडिविजुअलिटी की निशानी है, अपनी इंडिविजुअलिटी खोना नहीं है। इंडिविजुअल होना है। दूसरे ये देखते हैं समर्पण कर दिया गुरु के चरणों में या जिस भी चीज में, पर उससे पहले तो आप वैसे ही दास हो, आपकी सोच समझ के, आपकी कामनाओं, आपके लोअर बीइंग के। ये सारी नीचे वाली चीजें हैं, इनके गुलाम तो व्यक्ति, मतलब किसी भी, कुछ भी कर लो, गुलाम तो है ही है। अगर वो कॉन्शियसली किसी के चरणों में समर्पित कर पा रहा है, तब इंडिविजुअल है वो। तो इंडिविजुअल के बारे में भी यही बात है, राष्ट्र के रूप में सशक्त आपकी बात कोई क्यों सुनेगा? आप यदि आकाओं की ओर निहार रहे हो अपनी पद्धतियों के लिए, योजनाओं के लिए, मेरे को शिक्षा कैसी देनी चाहिए? राष्ट्र की आर्थिक नीति कैसे होनी चाहिए? सामाजिक नीति कैसे होनी चाहिए? वो बताएँगे या हम विश्व को गाइड करेंगे कि ये होनी चाहिए? हमारे ऋषियों ने हमको सारी चीज़ें दे रखी हैं। हम अपनी वाली में प्रवेश करें या उनके पास तो है नहीं, हो तो भी नहीं करनी चाहिए। एक प्रकांड संगीतकार है, पर मेरा इंक्लिनेशन दूसरी तरीके का है। मैं एक फिलोसोफर हूँ, मैं कोई दूसरी चीज़ हूँ, या मेरा स्वधर्म एक है, तो मेरा जैसा स्वभाव है उसको एक्सप्रेस करना मेरा स्वधर्म है। मैं दूसरे से अपने बीइंग के लिए लाभ ले सकता हूँ, परिवर्धित करने के लिए। एक संगीतकार और एक वैज्ञानिक दोनों बैठ के चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, अपने-अपने फ़ील्ड को और एनरिच कर सकते हैं, पर दोनों को अपना मूल जो स्वभाव है उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर वो नहीं रहे तो न तो वो संगीतकार रहेगा, न ये रहेगा। तो भारत को भारत होना और विश्व जो है इससे क्या लाभ ले सकता है? आप अगर इंडिविजुअल नहीं हो तो न तो आप अपने लिए लाभकारी रूप से जी सकते हो, न कलेक्टिविटी को लाभ हो सकता है। एक परतंत्र व्यक्ति या समाज या एक राष्ट्र से किसी को न तो उस राष्ट्र को अपने आप को लाभ है, न मनुष्य जाति को लाभ है। तो पहले तो व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रता अपने निम्नतर जो स्व है, उससे सबसे बड़ी जो उसकी टिरेनी है, उसकी है। यही श्री अरविंद कह रहे हैं। यही बात भारत को आज स्वीकार करनी पड़ेगी और अपनी अंतरात्मा को बाहर लाके, यही राष्ट्रवाद है इसका, सशक्त रूप से। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो लोग इसके संपर्क में आएँ, वो तो इसमें निवास करना शुरू करें। हम लोग इतना जो इन्वेस्टमेंट गया है, कितना लंबा इन्वेस्टमेंट गया है, इसके पीछे आप सोचिए। वेदों के संबंध में कितना लंबा हम चर्चा करते आ रहे हैं, फिर भारतीय संस्कृति की कितनी बात हम करते आ रहे हैं। तो लंबा इन्वेस्टमेंट, अब डायरेक्टली आप जो रेनेसाँ इन इंडिया, वो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। श्री अरविंद की जो है भारत में पुनर्जागरण, या इंग्लिश कोई सा भी ये जो टाइटल है, आप डायरेक्टली स्वयं अपने समय से
इसमें प्रवेश कर सकते हो। हमने तो क्योंकि इसके चयन को ही कुछ संचयन है, उसको टच किया है। अच्छा टच किया है हालाँकि, पर उसमें तो और बहुत वो तो पूरा ही है। तो राष्ट्र के रूप में निवास करना होगा। इसी कारण राष्ट्रवादी विचारकों ने अन्य राष्ट्रों से हमारी पृथकता को पहचानने और वर्तमान में स्वयं अपने लिए जीने की आवश्यकता पर सदा ही बल दिया है। इसलिए नहीं कि हम अपने को मानवता के प्रति बंद कर दें, अपितु इसलिए कि हम वह व्यक्तिगत शक्ति, एकत्व और संपूर्णता प्राप्त कर सकें, जो हमें मानवता के हितार्थ एक राष्ट्र के रूप में जीने में सहायक हो। दूसरों के लिए लाभदायक रूप से जी सकने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने में सशक्त और मुक्त होना होगा। इसी प्रकार एक राष्ट्र को भी मैं स्वयं गुलाम हूँ, मैं दूसरे का क्या कर सकता हूँ? इसलिए पहले खुद को तैयार करो। ये ईगो को परिवर्धित करना नहीं है, आप वास्तव में क्या हो? अरे भाई शरीर को बढ़ाओगे ये तो नहीं है इसका मतलब। आपकी जो प्राणिक प्रकृति है, अहंकार है, उसको स्थापित करोगे ये बात भी नहीं है। आपके आइडियल्स हैं, आपकी सोच समझ है, बस उसी को लागू कर रहा हूँ, ये भी नहीं है। इनमें आप अपने आप को क्या मानते हो? इनमें से उसको आप असर्ट करो। सपोज़ आप ये प्रयास कीजिए मानसिक रूप से कि आप अपने आप के लिए जी रहे हैं। अगर इसको आप गलत रूप से लें तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा? व्यक्ति को अपने आप के लिए इसलिए स्वभाव और स्वधर्म गीता वाले उस मूल तत्व पे इतनी फंडामेंटल चीज़ है, वो कोई ये नहीं प्रैक्टिकल बात है। अगर इस राष्ट्र को ऐसे है तो वो चीज़ें आनी पड़ेंगी, उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो गीता इस अरे प्रैक्टिकल है थ्रू एंड थ्रू। आपके जीवन को कैसे नियोजित करना चाहिए उसके सूत्र हैं, प्रैक्टिकल सूत्र हैं वो। ये हमको इस रूप से एक टेक्स्ट बुक के रूप में सामने रखनी चाहिए, न कि कोई आध्यात्मिकता की पुस्तक, जिसका जीवन से कोई संबंध न हो। ये प्रैक्टिकल सूत्र हैं, ये हम समझें, दूसरे न समझते होंगे। इसी कारण ये विभीषिकाएँ हैं। हमारी स्थितियाँ जैसी हैं, वैसी क्यों हैं भई? विज्ञान ने सारी चीज़ों की आपूर्ति कर दी, फिर भी उसने अभाव को इतना भयंकर रूप से क्यों भड़का दिया? पहले इतना अभाव जीवन में महसूस नहीं होता था, आज अभाव सारी चीज़ें होने के बावजूद आपके पास प्रचुरता है कपड़ों की, भोजन की, इसकी, उसकी, यातायात के साधनों की, टेक्नोलॉजी की। फिर अभाव उतना ही उससे एक्स्पोनेंशियल क्यों बढ़ गया? सच्ची परिपूर्णता क्यों नहीं महसूस होती ये रिसोर्सेज़ सारे होने के बावजूद? वही आप थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है इतनी सब्जियाँ तो नहीं थी, इतनी सारी ये चीज़ें तो नहीं थी। कपड़े भी पैक्ड चीज़ें तो कभी होती ही नहीं थी। पता ही नहीं है कि कोई पैक्ड चीज़, पॉलीपैक कोई चीज़ आ रही है साहब, अब तो छोटी-छोटी पैकिंग आप कहो तो। यात्रा में जा रहे हो नहीं तो तेल है साहब वही तेल। अब तो छोटी-छोटी आप एक किट लेके जा रहे हो सारी चीज़ उसमें। यात्रा करना आसान हो गया। वहाँ जाते हो सारी एमेनिटीज़ मिल ही रही हैं। पर आप थोड़ी-सी दूर जाते हो कितना आपको ये पहले पूरे भारत का भ्रमण करके आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं, कुछ नहीं उनके हाथ में। कौन-सी साइकोलॉजिकल स्थिति समाज की आप देखते हो जो अभावात्मक है ये तो, वर्तमान की तो। आप थोड़ी दूर ट्रैवल करते हो, आप बिल्कुल इनसिक्योर महसूस करते हो, यार खाएँगे कहाँ? जगह-जगह पैंट-पैंट के ऊपर आपको तो कि जी होटल मिलेगी, यहाँ ये मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, ये। इतना विशाल एक अभाव पैदा कर दिया गया है जीवन के अंदर कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप एकाकीपन में हो, पता नहीं क्या होगा। भारत में अब ध काफ़ी आ गया है ये पर वहाँ तो कुत्ता पालना बेटर लगता है, मनुष्य तो मनुष्य के साथ रहता नहीं। लाइफ़ साइज़ की डॉल्स हैं, वो मिलनी शुरू हो गई। उसके साथ ही वो स्त्री-पुरुष के जो संबंध है, वो डॉल से बना लो, वो ज़्यादा सेफ़ है। लाखों रुपए की डॉल्स मनुष्य ने मेहनत करके ये चीज़ें तैयार कर ली। भारत के अंदर भी सो कॉल्ड आपकी जो जो काफ़ी एफ्लुएंट सोसाइटीज़ हैं, वो यहाँ यार ये बढ़िया है। ये हमारी स्थिति है, तो ये सारी चीज़ें पैदा करने के बाद अभाव क्यों?
ये प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा ना। तो जिस ओर हम चल रहे हैं, वो तो इसी रास्ते पे अभाव तो और होगा, क्योंकि अभाव साइकोलॉजिकल है, वस्तुओं की प्रचुरता आपको फुलफिलमेंट नहीं दे सकती। कोई निरा एकदम पशु हो उसके तो दूसरी बातें हैं, पर मनुष्य यदि आप थोड़े भी हो, तो वस्तुओं की प्रचुरता आपको कैसे गले उतर सकती है? आप कहते हैं यार नहीं चाहिए मेरे को, मैं एक कपड़े में खुश हूँ। मेरे को कपड़ों की दुकान दे दी आपने पूरी की पूरी, पर मेरा बेटा ले लिया, मेरी मेरी जो जो जिससे अंतरंगता है वो आपने सारे ले लिए। जो भावनात्मक रूप से भी अवेकन्ड व्यक्ति है और थोड़ा-सा कलाकार है, उसके उससे पूछो, उसको यही ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, कि मेरे को मतलब नहीं है ना। भोजन क्या है, क्या नहीं है, जो थोड़ा-सा अवेकन्ड है इन स्तरों के ऊपर, उसके लिए इन चीज़ों की कोई वक़्त ही नहीं है। जी, आप 15 साल से एक शर्ट पहन रहे हो कि यार मेरे को तो ध्यान ही नहीं है कितनी है, क्या है। मैं तो अपने संगीत के अंदर हूँ, या मैं मेरी कला में हूँ, या मैं मेरे उद्देश्य में हूँ। जिन लोगों को इवन विज्ञान के अंदर भी जुनून है, उसको इन इन बाहरी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देख सकते हो अभाव किस चीज़ के अंदर है, फुलफिलमेंट किस चीज़ के अंदर है। और सारा प्रयास मेहनत करके उस और अभाव को परिवर्धित करने में, क्योंकि क्वालिटी को आप आँक नहीं सकते। क्वांटिटी के ऊपर आप आँकते हो और उसको ये कहते हो कि हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। सोचिए कि यहाँ तक आने में भी इतना अभाव पैदा हो गया, इतनी तकलीफ हो गई। जो ये प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, यदि वो हो जाए, काँप उठना चाहिए व्यक्ति को, अरे! अरे! ये तो हमको मारने की बात कर रहे हैं। पर इसको आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो और इसके नाम पे वोट लेते हो कि हम ये विकास कर देंगे। तो अब देखो ये कितना बड़ा गैप चल रहा है। परंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना भले वर्तमान में वह कितनी भी आवश्यक और उपयोगी क्यों न हो, तो भी महत्तर मनोभाव में केवल एक अवस्था मात्र है। श्री अरविंद की यही बात है, पर तुरंत में राष्ट्रवाद सशक्त और भारत की आत्मा सदा ही जिस चीज के लिए प्रयास करती रही है, पार्थिव प्रकृति के अंदर आत्मा का उत्तरोत्तर प्रकटन और उसकी अभिव्यक्ति, उसे पाने के लिए उस भावना से भी परे जाना होगा, क्योंकि स्वयं भारत के लिए अधिक गहरे विषय हैं। पहले वो सशक्त राष्ट्रवाद पैदा करे, और जब आप ये करेंगे तो आपको दूसरे सूत्र इसके साथ-साथ, मतलब ये एकांगी गति नहीं होती कभी भी। आप अपना भी अगर जब स्वभाव के अंदर जाते हैं, या अपने लिए तो सीधा-सीधा ये है, इतनी बातें हमने पढ़ ली, इतनी चर्चा कर ली, इन चीज़ों का आत्म-मंथन करें, अपना पदार्पण इन चीज़ों के अंदर करें। इसके साथ-साथ ये इतनी इंटीग्रल गति है, एक समय विशेष पे तो आपको लग सकता है कि ये गति चल रही है, पर उसके साथ-साथ और गतियाँ साथ चल रही होती हैं। किसी समय विशेष के ऊपर एक आपको लगेगा, हाँ, इस समय तो मैं ये कर रहा हूँ। भई आज कितने समय बाद में भारतीयता की तो बात अभी हमने, बस ये 20वाँ वॉल्यूम तो अब आया है, पर कितना लंबा हमको ये 560 करीब सेशंस हमारे सुबह-सुबह के इसके हो गए। इससे आपने कितनी-कितनी चीज़ों को पार किया है, कितनी-कितनी चीज़ें, और एक चीज़ दूसरी चीज़ को वेद के समय हम कर रहे थे, पर वो आज बैकग्राउंड में ज़रूर है, पर वो उस समय प्रोमिनेंस में था, पर आज भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि कहीं न कहीं, जाने न जाने। भारत के स्वयं के लिए जब वो एक सशक्त राष्ट्रवाद की तरफ मूव करेगा, उस गति में वो ये पाएगा कि ये कोई एकांगी गति नहीं है। इसके साथ और इन्वॉल्व्ड चीज़ें जो साथ-साथ चलेंगी, एक समय जैसे फल है, एक पक गया, पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरी पेटी के अंदर आपके फल पक रहे हैं, एकदम से नहीं पक रहे, जैसे-जैसे पक रहे हैं, पर पक सारे रहे हैं, एक प्रक्रिया चल रही है। पेड़ की वैसी उसकी पूरी गति चल रही है, वैसे ही ये सर्वांगीण गति चलती है। इसमें ये नहीं कि पहले राष्ट्रवाद हो गया, फिर चलो राष्ट्रवाद आज बंद कर दो या यहाँ तक आ गए, अब दूसरी शुरू करो। ये सर्वांगीण गति चलती है, पर एक समय विशेष के ऊपर अपन फ़ोकस, जैसे एक मकान बना रहे हैं, एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, पर वो फ़ोकस पूरे ब्लूप्रिंट को देख के करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी मेरे को ब्लूप्रिंट से मतलब नहीं है, चलो नींव डाल देते हैं। नींव आप लास्ट दिन पूरे फाइनल जो ब्लूप्रिंट है, उसके आधार के ऊपर नींव पड़ती है। तो स्वयं भारत के लिए भी
अधिक गहरे विषय हैं। इसलिए राष्ट्रवाद का मतलब भी उन विषयों को, और ये कोई प्लानिंग करने की बात नहीं, ये इसकी अंतरात्मा में निहित है। तो हमको नेसेसरी सूत्र प्रदान कर दिए जाएँगे, जैसे ही माँ के प्रति हम ओपन होंगे, श्री अरबिंदो के प्रति ओपन होंगे। इसीलिए जैसे अब देविका जी ने कहा, मैंने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये रेनेसां इन इंडिया, और स्वतः आपको महसूस हुआ, स्वतः आपने प्रवेश किया, आपने कहा अरे ये तो अब आप देखिए, आप धीरे-धीरे स्वतः चीज़ें होती जा रही हैं, और इंटेंस करोगे तो स्वतः ही गतियाँ चलती हैं। एक समय विशेष किसी एक चीज़ के ऊपर आपका विशेष आग्रह रहता है, क्योंकि वो उसका निर्माण हो रहा है। वो जब निर्माण एक समय या एक एक पूरा एक स्टेज तक हो जाता है, तुरंत दूसरी गति ऑटोमैटिकली ही शुरू हो जाती है। ये हम सबके साथ है। इसलिए जो वहाँ टॉपिक था हमारा, सचेतन हो, अरे गति करोगे, सचेतन तो गति से होगा। साधना करोगे तो ऑटोमैटिक होगा। बैठे-बैठे वेजिटेट करने से कोई सचेतन नहीं होता। वही नज़ारे दिखते रहेंगे अगर मूव नहीं करोगे तो। इसलिए अगर आप गहन ये करते हो, इसमें जाते हो, यही बात व्यक्ति के लिए, यही बात राष्ट्र के लिए है। और ये सुंदर बात ये है कि भीतर से उसकी अंतरात्मा है, वो ये सारे रूप पैदा कर रही है, वो ये गति करवा रही है। यदि हम उससे जुड़ सके, तो उसकी मुखरित जो चीज़ आई है, वो तो माँ श्री अरविंद की वाणी के अंदर आई है, श्री अरविंद में विशेषकर। तो वो सारे सूत्र स्वयमेव प्रदान कर देगी। हमारे लिए तो ये है कि एक निष्ठा उनके प्रति, एक निष्ठता, जो सूत्र हैं, जहाँ जब जैसे जो करवाना होगा, वो अपने आप ही करवा लेंगी, पर एक निष्ठता। तो भारत के लिए अधिक गहरे विषय हैं, चूँकि किसी लुभावने लक्ष्यों का अनुसरण कर वह कदाचित अन्य बहुत से राष्ट्रों की भांति एक समृद्ध उद्योग और वाणिज्य, सामाजिक और राजनैतिक जीवन का एक शक्तिशाली संगठन, एक अति विशाल सैन्य शक्ति विकसित कर भारी मात्रा में सफल रूप से राजनैतिक दबदबा बना सकता है। अपने लाभों और हितों की रक्षा करते हुए उन्हें उत्साहपूर्वक बढ़ा सकता है, और विश्व के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर सकता है। ये काम कर सकता है, परंतु दिखने में इस शानदार प्रगति में वह अपने स्वधर्म को खो बैठेगा, अपनी आत्मा को खो बैठेगा। श्री अरविंद के हैं ये शब्द, 36वें वॉल्यूम में है ये। तब हो सकता है कि प्राचीन भारत और उसका भाव सर्वथा लुप्त हो जाए, और हमारे पास अन्य देशों जैसा ही एक देश रह जाए। परंतु ऐसा होना न तो विश्व के लिए वास्तविक लाभ होगा, और न हमारे लिए। यही प्रयास कर रहे हैं सारे के सारे। तुरंत में आवश्यकता है एक सशक्त सैन्य शक्ति, नहीं तो आपको निगल जाए। वर्तमान में जिस तरीके की है, तो इस सरकार का जो ये मूवमेंट रहा कि हमको अपनी सैन्य शक्ति को प्रबल करना है, हमारा नेटवर्क पूरा सही करना है, वो सारी बातें हैं ठीक। पर जहाँ तक भारतीय स्पिरिट के प्रति ये निष्ठावान है, वहाँ तक तो है ठीक। जहाँ इनको वो मानक जो विकास के ओर के जो ये इतनी बातें करते हैं, यदि पश्चिम के आधार पे चलेंगे, तो राष्ट्र की अंतरात्मा जब जो जहाँ चीज़ ज़रूरी है, भई घर के अंदर भी आपका जब तक एक पेंटर का काम है, पेंटर को रखते हो। उसके बाद में अब जब आपका हो ही गया, तो अब रोज़ क्यों बुलाओगे उसको? तो यदि आप सीमित ही दृष्टिकोण रखते हो, तो फिर ये सीमित ही आपसे काम होगा, आपको उखाड़ फेंका जाएगा। वही जगदम्बा की क्रिया के प्रति निष्ठावान हो, तो रोज़ ही आप उसके तो अंतरंग व्यक्ति हो, मकान से आप नहीं हो, आप तो रिलेशन के अंदर हो। मकान टूट जाएगा, चला जाएगा, नया बन जाएगा, आप जिसके साथ हो वो थोड़ी चले जाएँगे। तो सारी चीज़ें बदल जाएँगी, ये हो जाएँगी, आप तो माँ के साथ खड़े रहोगे। और अगर ये नहीं है, तो आपकी जो भी उस समय की प्रासंगिकता है, उतना काम में ले लिया जाएगा। भई प्रकृति भी यही काम कर रही है। तो हमारी जो उस समय की है, उस समय जो हमारी सरकार है या हमारा जो उपयोग है, उतना बस कोई थोड़ा बहुत अगर है तो। यह तो नियति की ये दुखद विडंबना होगी, यदि भारत ठीक उस मुहूर्त में अपनी आध्यात्मिक धरोहर को दूर फेंक देगा, जब शेष संसार आध्यात्मिक सहायता और रक्षक प्रकाश के लिए अधिकाधिक उसकी ओर मुड़ रहा हो।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और निश्चय ही ऐसा नहीं होगा। ये आश्वासन तो श्री अरविंद ने दे दिया, पर हमारे लिए अब करने का क्या काम क्या रह जाता है? परंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका खतरा नहीं मंडरा रहा है, ये भी साथ में कह दिया कि इसका खतरा नहीं मंडरा रहा है कि वो इसको छोड़ दे, ठीक उसी मुहूर्त के ऊपर अपना मुँह मोड़ ले कि अभी तो नज़र आ नहीं रहा। और अभी जो लोग माँ श्री अरविंद के प्रति ओपन हैं, वो भी अपने उद्देश्यों में ठिठक रहे हैं देखो। इसीलिए तो हमको मेहनत लग रही है। बार-बार जो हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अभी भी असमंजस में हैं। हमारे अपने हितों के बीच में, माँ श्री अरविंद और देश के हितों के बीच में, हम इसमें नेगोशिएशन के अंदर हैं कि भई ये थोड़ा पार्ट इसको दें। मेरी साधना, मेरा वेल-बीइंग, मेरा ये, मेरा वो, ये सारे समय यही चल रहे हैं। तो ये खतरा खूब मंडरा रहा है। न तो इसमें सो कॉल्ड आध्यात्मिक धर्म गुरु, ये गुरु, वो तो बिल्कुल हमारा जो पक्ष है उसको एकदम कमज़ोर कर रहे हैं वो तो। वो तो सशक्त रूप से इसको सामने लाके रख ही नहीं रहे। वो तो आपको ये कह रहे हैं हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है, ये बता रहे हैं कि विज्ञान सम्मत है ये। और ये कह के वो उनको प्रणाम कर रहे हैं अपने आकाओं को। तो ये तो इन्होंने तो अपना पक्ष सबसे कमज़ोर कर डाला, जिसकी ओर आप देखते हो कि हमारे धर्मगुरु इसकी करेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे। भौतिकवाद से जो प्रभावित लोग हैं, वो उससे प्रभावित हैं ही, तो उनकी ओर तो ख़ैर लेना-देना ही नहीं है। तो आशा कहीं दिखती नहीं इस तरीके से। जो प्योर स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, जो वास्तव में जा रहे हैं, वो इस समस्या को काट के ही फेंक दे रहे हैं, इस समस्या को हाथ में ही नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं हमको इस जगत से मतलब नहीं है। तो ये खतरा तो भयंकर रूप से मंडरा रहा है। और जो माँ श्री अरविंद से जुड़े लोग हैं, उनके मुद्दे ही कुछ और हैं। इस नाम से कि हम तो पूर्ण योग कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण योग के नाम से अरे हम एकांगी बात नहीं करते। हम तो कोई ये उपासना पद्धति ये इनमें नहीं जाते, हम तो अल्ट्रा मॉडर्न हैं। ये हमारी स्थिति है। अब आशा कहाँ रखें इसके अंदर? श्री अरविंद के द्वारा बतलाए गए उक्त खतरे से बचने के लिए भारतीय पुनर्जागरण के निम्न 3 कार्य करने होंगे। ये 3 काम करने के हैं, ये श्री अरविंद बता रहे हैं। श्री अरविंद के शब्दों में ये हैं, अपनी समस्त भव्यता, गंभीरता एवं पूर्णता के साथ प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान एवं अनुभूति की पुनः प्राप्ति ही सबसे पहला काम ये है। भव्यता, समस्त भव्यता, गंभीरता, पूर्णता के साथ प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान एवं अनुभूति की पुनः प्राप्ति। इसलिए सनातन धर्म की एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो, ऐसे व्यक्ति हों जो सनातन धर्म को थ्रू एंड थ्रू वेद को, उपनिषदों को, हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को थ्रू एंड थ्रू समझते हों। वो बिना इसमें प्रवेश किए, साधना में प्रवेश किए आप नहीं समझ सकते। सुनी-सुनाई बातें, जैसा कि आप ये कुछ लोग यहाँ जैसे गीता की बात भी करते हैं और वो जो प्रचलन के अंदर जो मूर्ख लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, वो यहाँ देखो गीता ये है, क्योंकि श्री अरविंद का तो सेंस नहीं है। उसका तो हमको पता चल गया। वो तो हमने चर्चा करी थी 19वें वॉल्यूम, इससे जस्ट पहले का वॉल्यूम वही था। उसका कोई सेंस नहीं है कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। इधर-उधर के फेंकी हुई बातें, जो प्रचलन में ये कॉलम्स छपते हैं अखबारों में, वो उठा के बस गीता तो निष्काम कर्म, अपनी ड्यूटी का पालन करो। जिस तरीके से तिलक ने अपनी लिखी थी टीका, बस और ड्यूटी कौन-सी, पश्चिम जिसको ड्यूटी कहता है वो, ये सर्वनाश हो गया। तो हम अपने चीज़ों में प्रवेश करें, पर किससे? तो श्री अरविंद ने एक विंडो प्रदान कर दी। हमको एक चश्मा, एक दृष्टिकोण, इनफैक्ट पूरा का पूरा श्री अरविंद के ही माध्यम से देख सकते हो और कहीं, और श्री अरविंद में प्रवेश हो कैसे? इसीलिए जो माँ का जो मैंने शुरू किया था संडे को, और ये जो शुरू किया कि पहले टेक्स्ट से एकदम चिपक के, ये आपकी खाली कल्पनाओं की यूं ही घोड़े दौड़ा देते हो, टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, तो आपकी ही बातें श्री अरविंद के मुंह में रख देते हो। जो आपके मंसूबे हैं, जो आपकी बातें हैं, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा।
तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्यों चल रही है? ये तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मूलभूत तैयारी है। तो इसमें क्या हमारे लिए सबसे पहली भारत के सामने आवश्यकता है, समस्त भव्यता, गंभीरता, पूर्णता के साथ प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान एवं अनुभूति की पुनः प्राप्ति। मतलब वेद की पुनः प्राप्ति, उसमें पुनः प्रवेश करना, वेद में प्रथम सर्वाधिक अनिवार्य कार्य है। इस आध्यात्मिकता का दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समालोचनात्मक ज्ञान के नवीन रूपों में प्रवाह दूसरा कार्य है। और ये स्वतः होगा, ये तब होगा जब आपके विचारों में कोई चीज़ बिल्कुल बैठ जाती है, आपके वेरी फैब्रिक के अंदर आ जाती है, तो आप कर्म वैसा ही करेंगे। मतलब जब आप इसके अंदर पगे हों, वही वैदिक बात आ गई, क्योंकि वेद के बाद ही दर्शन, साहित्य, ये सारी चीज़ें वो जो सहस्राब्दियाँ आई, वो वेद के बाद आई। तो आप पहले इसके वैदिक स्पिरिट में प्रवेश करें, उसमें रचे-बसें, पगें उसके अंदर, वो वो उससे फिर आपकी सारी चीज़ें उस दृष्टिकोण से आएँ। मतलब आप माँ के निष्ठावान हों, अब जो जीवन को कैसे करना चाहिए, जीवन में क्या होना चाहिए, माँ आपको जब बताएगी, आप उसमें वास्तव में आप सचेतन भी होंगे, वास्तव में आप चीज़ें कर पाएँगे, आपका विज्ञान विज्ञान होगा। भारत ने कभी इन चीज़ों को दरकिनार नहीं किया, तो इसलिए आवश्यकता पहली उस चीज़ की है कि हम उसके अंदर अनुभूति में लेके आएँ, उसको प्राप्त करें, रियलाइज़ करें और फिर उसके आधार पे नवीन रूपों को प्रवाहित करें, सामने लेके आएँ, आधुनिक समस्याओं के साथ भारतीय आत्मा के प्रकाश में मौलिक रूप से व्यवहार करना और एक आध्यात्मीभूत समाज के उच्चतर समन्वय को साधित करने का प्रयास करना, तीसरा और अत्यंत दुष्कर कार्य है। ये जो एक गnosटिक कम्युनिटी, आध्यात्मीभूत समाज, हम इसके ऊपर ही अपना जो पूरा केंद्र है, वो इसके ऊपर है। तीसरा, अगर प्रभावी रूप से करने का प्रयास करोगे तो पहले वाले अपने आप हो जाएँगे। आप अगर नोस्टिक कम्युनिटी की बात करते हो, जो कि हम सारे यहाँ जैसे बैठे हैं, इसलिए मैं बार-बार आग्रह इसी के ऊपर कर रहा हूँ। अगर हम ये प्योरिटी नहीं रखते तो भारत के सूत्र भी हमको नहीं मिलते अभी तक। अगर केवल हम भारत की बात करते और ये इसका आध्यात्मिकता का सेंस न हो, तो जो लोग फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर के ऊपर आप देख सकते हो वो क्या बातें कर रहे हैं। तो फिर वो ही बातें जो दूसरे धर्मगुरु की, देखो ये कितना साइंटिफिक है, फिर वो अपने तरीके से इसका महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं या ये दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो मैंने कुछ पढ़ा है, सेंस कुछ होता नहीं। तो यदि आध्यात्मीभूत समाज का उच्चतर समन्वय साधित करने का, पर ये भारत के सामने है, और भारत के सामने तो बाद में है, हमारे सामने सबसे पहले है कि ऐसे कुछ कोर ग्रुप्स बने, कुछ लोग जो प्योर एस्पिरेशन वाले हैं, वो साथ आएँ, एकजुट होके कार्य करें, उनको लोअर बीइंग टच कर ही नहीं सकता हो, इतना उन्होंने साध लिया हो। जहाँ और कोई दूसरी प्रतिबद्धताएँ न आती हों, ये प्रश्न नहीं उठता फिर बाद में, तो आप ये क्या कह रहे हो, मैं यहाँ रहूँ, वहाँ रहूँ, इनके बीच रहूँ, लोगों के बीच में, परिवार के, ये बातें कहाँ हैं? इससे इसमें क्या-क्या ज़रूरी है, वो सारी चीज़ ज़रूरी है। इससे किसी चीज़ को छोड़ना है तो छोड़ना है, उसको लेना है तो लेना है। पर ऐसे व्यक्ति जो प्योर इस चीज़ के अंदर, जिनको लोवर कोई दूसरी चीज़ टच न कर सकती हो, जिन पे एकमात्र माँ का अधिकार हो, जिनमें गलत विचार गलती से आ भी जाए तो स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, निर्माण करना तो बहुत दूर की बात है। कोई आँधी आ गई, तुरंत ये नहीं कि वो आपकी भोग को दूषित करेगी। तुरंत आपने सफाई की, फिर वैसी की वैसी। क्योंकि एक्चुअल समस्याएँ तो अब आएँगी। आप इसको यदि आधार बना लेते हो, माँ के प्रति निष्ठा रखते हो, चैलेंजेज़ तो तब आएँगे, अभी क्या चैलेंजेज़ हैं? तब जीवन जियोगे आप। ये सबसे तीसरा और अत्यंत दुष्कर कार्य है। श्री अरविंद कब कह रहे हैं ये बात? एकदम क्लियर हैं वो। इन दिशाओं में मिली सफलता ही मानवता के भविष्य में इसकी सहायता का परिमाप होगा। अगर ये काम भारत करता है, तो ही मानवता का जो ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर होगा,
उसमें भारत की सहायता कितनी होगी, वो कितनी आप इसको सफल रूप से कर सकते हो, उतनी कर सकते हो। तो आप एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण प्योर एकदम, और दूसरी चीजें छोड़ दो, इसकी उपस्थिति मात्र ही, अपना होना मात्र से ही ये मजबूर कर देगी दूसरी चीजों को चेंज होने के लिए। यूँ योजनाएँ बनाते रहो चाहे। आपको अगर मेजॉरिटी भी, मैंडेट भी मिल जाए, तो भी आप ये चीज़ नहीं कर सकते। और एक ऋषि अगर हो, एक ऐसी कोई कोर चीज़ हो, प्योर हो, निष्ठावान हो माँ के प्रति, उनकी क्रिया के प्रति, वो अपनी उपस्थिति मात्र से मजबूर कर देगा दूसरी चीज़ों को चेंज होने के लिए। तो करने का क्या काम है? सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। वो अगर नहीं होंगी, तो इसका चमत्कार साधित नहीं हो सकता। मेरे व्यक्तिगत मंसूबों से नहीं हो सकता, चाहे वो मंसूबे अष्टांग योग करना ही क्यों ना हो। माँ मेरे को जहाँ चाहती है, जिस रूप में चाहती है, जो मेरा कार्यक्षेत्र देती है, वो ही मेरा कार्यक्षेत्र है, मेरा अपना नहीं है। इसको पहले तो वैचारिक रूप से तो स्वीकार करो। हर जने का अपना एक कम्फर्ट ज़ोन है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, किसी को ध्यान करने में आनंद आ रहा है, किसी को पुस्तक पढ़ने में, तो दूसरे कह देंगे यार ये तो सात्विक कार्य हैं। पर माँ आपको कहाँ चाहती है, ये पूछो ना, आप क्या चाहते हो वो नहीं, माँ क्या चाहती है, ये सूत्र पे आओ। और ये जो बार-बार जो रेटरिक, हाँ, हाँ, हम वो ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो इस पे थोड़ा शक करना शुरू करो कि अभी तक क्यों नहीं आई? सचेतनता क्यों नहीं आई? क्यों इनसिंसियरिटी के कारण नहीं आती। अगर इनसिंसियरिटी है तो सचेतन नहीं हो सकते, बैरियर है एक। और जो सिंसियर आदमी है, उसमें चाहे प्रकृति ने कुछ नहीं दिया हो, बड़ी अनगढ़ तरीके की उसको नेचर मिली हो, वो व्यक्ति मार्ग तय करेगा, क्योंकि वो सिंसियर है। उपरोक्त में प्रथम कार्य मुख्य रूप से श्री रामकृष्ण विवेकानंद व श्री अरविंद द्वारा किया जा चुका है। पहला, कौन-सा? कि उसकी जो प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभूति, उसकी पुनः प्राप्ति। श्री अरविंद ने, मैंने बताया आपको, ये पूरी विंडो, और हम कैसे प्रवेश करें? वेद में, उपनिषद में, गीता में कैसे प्रवेश करें? श्री अरविंद में प्रवेश हमारा है नहीं, इधर-उधर की बकवास करते हैं खाली। गीता के ऊपर ये कविताएँ सी सुनाते रहते हैं कुछ हम में से कुछ तो। ये गीता है, अरे कि उसका क्या लेना-देना है गीता से? श्री अरविंद आपके बस 5 लाइनों में गीता, तो श्री अरविंद नहीं लिख पा रहे थे वो 5 लाइनें। कितना मोटा गीता प्रबंध लिखा है उन्होंने। और वो भी फिर बाद में जब सिंथेसिस के अंदर योगा ऑफ डिवोशन और ये जब बातें करते हैं, क्योंकि इसमें एसेज ऑन द गीता में वो एक फ्रेमवर्क से बंधे हैं। गीता के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं वो। वो ही बात जब सिंथेसिस में कहते हैं, वहाँ किसी चीज़ से बंधे नहीं हैं। वहाँ जो उड़ान है वो दोनों के अंदर देखो, जब यहाँ ज्ञान योग की बात करते हैं, वहाँ ज्ञान योग की बात, यहाँ कर्म योग की, भक्ति योग की, सिंथेसिस में कर्म योग की। ये सारी चीज़ों में हम प्रवेश करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी, भारी तैयारी की आवश्यकता है। यदि आपका जीवन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो मतलब घोर रूप से इनसिंसियर हैं हम। नहीं तो रोज़ आपका वो ही नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति उठे वैसा सोए नहीं, जो सोए वैसा उठे नहीं। इतना तो होना ही चाहिए। जो कार्य हमको करना है उसके लिए इतना तो बनता है, नहीं तो करेंगे क्या? दूसरा कार्य भी कुछ अंश में हुआ है, परंतु अभी तक कुछ होना बाकी है। मतलब उसके रूप तैयार करो। कला में, साहित्य में, संगीत में उसकी संस्थाएँ, व्यवस्थाएँ, ये वो। तीसरे कार्य की दिशा में तो लगता है कि कोई कदम उठाया ही पत सेंस ही नहीं है किसी को, क्योंकि इसका प्रयास केवल श्री माँ और श्री अरविंद ने किया था पौंडीचेरी के अंदर। वो ही इस काम को आगे लेके जा सकते हैं, और किसी को तो, क्योंकि और कोई मनुष्य को तो कंसेप्शन है नहीं। ये बात केवल माँ और श्री अरविंद ने करी, उनके प्रति ओपन होगे तो वो ही करवा सकते हैं। वो कार्यरत हैं, इसलिए हम इसके प्रति अभिप्सा रखते हैं, क्योंकि ऐसा विचार भी श्री अरविंद के अतिरिक्त कहीं स्पष्ट रूप से ध्वनित भी नहीं हुआ है। इसके लिए हमारी सभी समस्याओं के मूल में जो बात है, वह है भारतीय आत्मा के प्रकाश में प्रका के प्रकाश पर पश्चिमी संस्कृति की चमक-दमक की गहरी धूल का जम जाना,
जिससे कि हम अपने आप को सामने आई विकट समस्याओं का हल भारतीय आत्मा के प्रकाश के स्थान पर पश्चिमी भौतिकता के प्रकाश में ढूंढते हुए पाते हैं। इस विषय में स्वामी विवेकानंद के निम्नलिखित उद्गार, तो जो 2 बड़ी रुकावटें हैं, ये मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। मतलब ये कोटेशन दे चुका हूँ, रुकावट तो क्या दे चुका। भारत के सामने 2 बड़ी रुकावटें हैं, ये मैंने आपको ये पढ़ लिया था हमने। और बाहर निकलने का उपाय भी हमने विवेकानंद जी का ये पढ़ लिया था, जो लगातार कि भारत एक पुण्य भूमि है, वो वाला हमने पढ़ लिया था। इसलिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही हरि ही ओम, ये हमने कल परसों ही पढ़ा है। तो लोग भारत के पुनरुद्धार के लिए जो चाहे कहें, किसी ऐसे व्यक्ति की हैसियत से जो जीवन भर काम करता रहा है या कम से कम करने का प्रयत्न कर रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में अध्यात्म परायण नहीं हो जाते, हम इसी से इस सारे इतना लंबा हमारा जो प्रयास रहा है, उसको यहाँ कंक्लूड करेंगे। जो विवेकानंद जी, क्योंकि ये पुस्तक को भी यही सोच समझ के कंक्लूड किया, यही भारत की बात को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी? लोग भारत के पुनरुद्धार के लिए जो चाहें कहें, इतना ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, इतनी सड़कें बना देंगे, इतनी हमारी ये होगी, उससे पुनरुद्धार नहीं, उससे तो आपके अभावात्मक हो जाएगा। उससे आप इतनी भयंकर विभीषिका में गिर जाओगे कि आपको न तो चिकित्सा होगी, न कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिल सकता। जब से इन्होंने ये जो किया है, सरकारी जो लोग हैं उनको ये चिकित्सा की ये सुविधाएं मिली, वहां अब ये जो भयंकर घोटाले चल रहे हैं, कल्पनातीत। किसी ऐसी व्यक्ति की हैसियत से जो जीवन भर काम करता रहा है या कम से कम करने का प्रयत्न कर रहा है, और इनके बात मतलब एक एक शब्द खरे हैं ये विवेकानंद जी के। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में अध्यात्म परायण नहीं हो जाते, सच्चे अर्थों में, तब तक भारत का कोई पुनरुद्धार नहीं होगा। अगर आपको ये चीज मूव करती है, तो सबसे पहले हमको अपना ही जो फ्रेमवर्क है उसको रीमोल्ड करना पड़ेगा माँ की लाइट के अंदर। छोड़ दो सारी चीजें। क्यों रिपीट करते हो वही भोजन की बातें, ये की बातें, वो की बातें, छोड़ दो भाई। अगर कोई कुछ करना चाहते हो, जीना चाहते हो, साहस से जीना चाहते हो, सिंहवत जीना चाहते हो, तो ये करो। अदरवाइज तो नियति को स्वीकार करो, नीचे गर्दन करो, भेड़ की जैसे रहो। कोई आपकी ऊन उतार लेगा, कोई आपको काट के खा लेगा, कोई दूध निकाल लेगा। यही नहीं, बल्कि सारे संसार का कल्याण इसी पर निर्भर है। क्योंकि मुझे तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बता देना होगा, इस समय पाश्चात्य सभ्यता अपनी नींव तक हिल चुकी है। भौतिकवाद की कच्ची रेतीली नींव पर खड़ी होने वाली बड़ी से बड़ी इमारतें भी एक न एक दिन अवश्य ही आपदग्रस्त होंगी। किसी न किसी दिन चरमराकर नष्ट हो जाएंगी। और कब होंगी? गिर रही हैं ये तो। विज्ञान यहां तक आ गया, वो कह रहा है धरती हैबिटेबल नहीं रहेगी, और क्या चरमरा के गिरोगे? विज्ञान कह तो रहा है साफ साफ। इन्होंने अरबों खरबों रुपए लगा के इन्होंने अपने परीक्षण करने शुरू कर दिए, हम अभी भी आंखें बंद करके। संसार का इतिहास इसका साक्षी है। राष्ट्र के बाद राष्ट्र उठे हैं और भौतिकवाद की नींव पर उन्होंने अपने गौरव का प्रासाद खड़ा किया है, और यह घोषणा की है, जड़ के सिवा मनुष्य और कुछ नहीं है। ध्यान दो, पाश्चात्य भाषा में मनुष्य आत्मा त्याग देता है, पर हमारी भाषा में मनुष्य अपना शरीर त्याग करता है। पश्चिम क्या कहता है? मैन गिव्स अप दिस घोस्ट, अपना जो सोल है उसको त्याग देता है। हम कहते हैं सोल क्या? सोल जो है वो शरीर त्याग करती है। तो पाश्चात्य मनुष्य अपने को पहले देह मानता है, उसके बाद उसकी एक आत्मा है। पर हम लोगों के अनुसार मनुष्य अपने आत्मा और आत्म तत्व, पहले आत्मा और आत्म तत्व है और फिर उसके एक देह भी है। तो कहां परिवार रह गया? कहां कोई दूसरी चीज रह गई? इन दोनों बातों में तो जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए जितनी सभ्यताएं भौतिक सुख सुख स्वच्छंदता की रेतीली नींव पर आधारित हुई थीं, वे सभी थोड़े ही समय के लिए जीवित रहकर एक के बाद एक संसार से विलुप्त हो गई। परंतु भारत की सभ्यता और भारत के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाले चीन और जापान की सभ्यता आज भी जीवित है। और इतना ही नहीं, उनमें पुनरुत्थान के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। फिनिक्स के समान हजारों बार नष्ट होने पर भी वे पुनः अधिक तेजस्वी होकर प्रस्फुरित होने को तैयार हैं।
पर भौतिकवाद के आधार पर जो सभ्यताएँ स्थापित हैं, वे यदि एक बार नष्ट हो गई, तो फिर उठ नहीं सकती। उठाएगा कौन उनको? एक बार यदि वह भवन ढह गया तो बस सदा के लिए भूल धूल में मिल गया। अतएव धैर्य के साथ राह देखते रहो। भविष्य के कर्म में हमारे लिए अनेक संभावनाएं समाहित हैं। उतावले मत बनो, किसी दूसरे का अनुकरण करने की चेष्टा मत करो। यह एक दूसरा महान पाठ है जो हमें याद रखना है कि किसी दूसरे की नकल करना, उसका अनुकरण करना सभ्यता नहीं है। नकल करना मतलब इन चीजों में तो क्रोध करना चाहिए, इनके अंदर वही कामना के, भय के, ये के, वो के, क्योंकि लोगों ने कहा है तो शरीर के ये नियम, अरे यार ये छोड़ दो, नकल मत करो। नकल है ये। मेरे सुख साधनों का व्यवस्थापन करना भी नकल है, क्योंकि सारे ऐसे ही कर रहे हैं। हम तो न करें। भई आप बारीकी से आपके रिएक्शंस, आपके जो जो भी का उसको देखो, कि आप वही चीज़ें तो रिपीट कर रहे हो, नकल कर रहे हो खाली। वही कपड़े, वैसे ही बैठना, उठना, ये वो। मैं यदि अपने आप को राजा की पोशाक से ढक लूँ, तो क्या मैं इससे राजा बन जाऊँगा? शेर की खाल ओढ़कर गधा कभी शेर नहीं बन सकता। किसी का अनुकरण करना, हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता। वह तो मनुष्य के घोर अधःपतन का लक्षण है। जब मनुष्य अपने आप पर घृणा करने लग जाता है, तब समझना चाहिए कि उस पर आघात लग चुका है। हम घृणा करते हैं, भारतीय परिधान से घृणा करते हैं, भारतीय तरीके से, ये से, वो से। जब वह अपने पूर्वजों के विषय में लज्जित अनुभव करे, तो समझ लो कि उसका विनाश निकट है। यद्यपि मैं हिंदू जाति में एक नगण्य व्यक्ति हूँ, तथापि अपनी जाति और अपने पूर्वजों पर गर्व करता हूँ। ऐसे लोग हमारे ग्रुप के अंदर तो भी उसमें कमी थी, अरे यार तू गधा है एक नंबर का, तेरे को सेंस ही नहीं है। अपने को हिंदू बताते हुए मुझे गर्व होता है। मैं तुम लोगों का एक तुच्छ सेवक होने में अपना गौरव समझता हूँ। तुम लोग जो कि आर्य ऋषियों के वंशधर हो, उन ऋषियों के वंशजों जिनकी महत्ता संसार ने अन्यत्र कहीं नहीं देखी। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे देश का नागरिक हूँ। अतः अपने आप पर श्रद्धा रखो, अपने पूर्वजों पर शर्मिंदा होने की बजाय उन पर गर्व करो और नकल मत करो, अनुकरण मत करो। तो माँ श्री अरविंद ने जो कहा है, वो शिक्षा लेके आओ, वैसा जीवन जियो। ये ही एकमात्र परित्राण का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। ये तो नकल करना है, वो ही चिकित्सा के तरीके, वो ही देखने, सोचने, समझने, परिधान के परिधान तक तो नहीं छोड़ पा रहे। इस गाड़ी में आया है, तुरंत हमारा हाव-भाव, उसको ग्रीट करने का, रिसीव करने का तरीका बदल जाएगा। उसका लाइफ़स्टाइल देख के वो उसके एटिकेट्स फिर बाद में, अरे! ये अच्छा बच्चा है, ये तो मेरे को नमस्कार करता है। अरे यार! तू तो वो अहंकार की बात को रिपीट कर रहा है। जगत उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है इसको। तू कह रहा है मैं माँ श्री अरविंद का भक्त हूँ, ये हूँ। हमारे लिए अनुकरण जो शब्द है वो बंद करो, मौलिक रूप से। बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ हम कंक्लूड करते हैं इसको। कल से लाइफ डिवाइन हम लेंगे। ये पूरी पुस्तक का हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उसका कितना सुंदर एक मैसेज है ये, और कितना अगर आपकी आत्मा को झकझोर के कि मूव करो, यो वेजिटेट मत करो। लोगों ने कह दिया, कंपनी ने कह दिया, ऐसा तो होगा ही। विज्ञान ने आपको रिपोर्ट दे दी कि आपके ये है, अरे दे दी होगी, क्या होगा उस रिपोर्ट से? कोई मानना ज़रूरी थोड़ी है। नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा, वो आज हो जाए, वो 5 साल बाद क्यों हो, वो अभी हो। वो जो डर प्रकृति मेरे को दिखा रही है, वो आज हो जाए ना। तो फिर बाद में प्रकृति जो पहले आपको एक छोटी-सी है, वो बड़ी होके माँ को किसी को ने कहा, माँ सपने के अंदर एक बिल्ली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा शेर बन जाती है। माँ ने कहा, क्योंकि फिर डराती है मेरे को, ये नाइटमेयर्स आते हैं। माँ ने कहा ऐसा है, सचेतन रूप से सोना और ये सजेशन देना, इस बार वो आए, आँखों में आँख डाल के भय मत खाना। पता चला वो परिवर्तित रूप हुआ राक्षस का सा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटी-सी बिल्ली हुई, म्याऊँ-म्याऊँ करती। यही जगत है भई। ये आपको और मेरे को खुद अपने आप को कहने की आवश्यकता है, नहीं तो इसके बिना कैसे होगा, उसके बिना कैसे होगा। ये चीज़ें चलती रहती है, और एक परतंत्र की भांति हम, तो एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, तो राष्ट्र की स्वतंत्रता तो कहाँ से आ सकती है? स्वतंत्रता अंतरात्मा में है। ये मैसेज है हमारा, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये अभी तक हुआ नहीं, केवल माँ श्री अरविंद ने एक सोसाइटी वहाँ निर्माण करी थी, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं?
नहीं तो बातें-बातें ही हैं। ये यहाँ कंक्लूड हम करते हैं कि इतनी लंबी जो भारत के विषय में चर्चा है, ये अब भारत के विषय में नहीं है, अब तो चर्चाएँ चेंज हो जाएगी। अब विषय जो भारत के विषय में नहीं, अब तो दिव्य जीवन आ जाएगा। 21 और 22, 23-24 सिंथेसिस, 25 ह्यूमन साइकिल, 26 फ्यूचर पोएट्री, 27 लेटर्स ऑन फ्यूचर पोएट्री, पोएट्री आर्ट इनके ऊपर, 28, 29, 30, 31 लेटर्स बहुत सुंदर हैं, पर यात्रा गंभीर से गंभीर होती जाएगी। 32 दमदर जो हम पूरी कर रहे हैं, पर हम संचयन भी करेंगे। 33-34 सावित्री, उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे पता नहीं, स्किप करेंगे या क्या करेंगे। फिर 35 और 36 ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स और ये चीज़ें आ जाएँगी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जो भारत के विषय में जो ये हमारी उपनिषद की, वेद की, भारतीय संस्कृति की ये जो चर्चा है, ये इसका आज कन्क्लूज़न है। अध्यात्म भावापन्न बनो, और अध्यात्म भावापन्न का मतलब अपने बीइंग के हर तार को अपनी आत्मा के हाथ में दो, बस। अब आप इसके बारे में कुछ कह सकें तो, नहीं तो कल इसकी तैयारी आप लाइफ डिवाइन की करके आएँ, हम इसको शुरू करेंगे। देविका जी। हाँ जी। पंकज भाई, आई ओपनर है ये, एकदम जो पढ़ा है, ये तो अब शुरुआत है बेसिकली। भीतर तक कैसे जोश से भरता है, साहस से, करो यार हाँ। कुछ तो करो। विवेक। अ, ठीक है भैया, बहुत ही प्रेरक है अंतिम की बात। कंक्लूजन तो बहुत अच्छा रहा। बहुत सोच समझ के ये लिया था मैंने, ये जो लास्ट का है ये। अगर ये नहीं दें तो किस नोट से एब्रप्टली थोड़ी पुस्तक को बंद कर सकते हैं। ये कंक्लूजन है, हमारे जीवन का भी है, संस्कृति का भी है, करने का ये है। ये भी कंक्लूड किससे करें? इससे बढ़िया मेरे को चीज़ नहीं मिली। मैंने बहुत पूरा पढ़ा, ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। मैंने कहा इससे इस चीज़ का समापन की व्यक्ति एक ऐसे नोट से तो, क्योंकि पुस्तक खत्म हो रही है, हमारी बात भी पूरी। आप ये देखिए हम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, कितनी-कितनी चीज़ें इसके अंदर समाहित हो रही हैं। इतना विशाल क्षेत्र हम ट्रेस करके आए हैं। इसमें साहित्य के विषय में मेरे को एक आध चीज़ें आपको देनी थी, वो इसमें नहीं आई। रामचरितमानस की कुछ चीज़ें की एक्चुअल में उसमें क्या चीज़ें थी, वो समय से फिर बाद में हम अलग उसका समय रखेंगे। पर इसमें अब ये समापन जो है, ये कंक्लूजन है। दिव्य जीवन पे कल से आएँगे हम। कि मेरे जो दिमाग में है वो मैं छोड़ता नहीं, वो है वो। क्योंकि रामचरितमानस की मैंने आपसे बात करी थी, कि साहित्य में कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो वो एक चीज़ बाकी है। और कोई चीज़ बाकी है क्या? मैंने आपको लिखवाई हो और जो अभी करनी बाकी हो? अ, मुझे तो अभी ध्यान में है नहीं, नोट्स भी मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, पर मेरे को ध्यान है कि ये मैंने कहा था। हाँ, ये तो था। हाँ, तो जितना मेरे को ध्यान रहता है उतना तो निश्चित रूप से, पर एक बिल्कुल कंसिस्टेंटली अपन चल रहे हैं। एक कोई दूसरी अंतः प्रेरणा है जो हमारी गति दे रही है। जब, तो जहाँ, जिस दिन, जिस तरीके से। तो ये रामचरितमानस का कब लेंगे भैया? ये देखते हैं। या उससे लेने के बाद फिर ये लाइव डिवाइन में हम लोग प्रवेश नहीं, नहीं, करेंगे? ये तुरंत में शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। उर्मिला जी। जी, सत्य के साथ मुलाकात करना बहुत आनंददायी अनुभव रहता है। सिर्फ वो जो पीछे की भारत की जो पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में मेरा अभ्यास ये भी रहा है कि आज जो भारत एक गणराज्य है, एक एक एकात्मता, एक सत्ता है। उस वक्त तो हम बहुत डिवाइडेड थे, इतने सारे संस्थान थे, इतने सारे राजा महाराजा थे, इतना सारा डिवीजन था। तो शासकीय प्रणाली, शासन प्रणाली जो थी,
वो बहुत डिवाइडेड थी। और ये जो अभी फेज है, ये उच्चतम फेज है, हम सब एक हो गए हैं। तो मुझे ये काल ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर पॉलिटिशियंस भी इतने तेजस्वी ओजस्वी नहीं है, तो वो भी एकात्मता की जो भावना है, वो मुझे लगता है कि आज उच्चतम शिखर पे है। क्योंकि उस वक्त हम गोमंतक अलग था, महाराष्ट्र अलग था, गुजरात अलग था, या जो जो संस्थान थे उसके अंडर उनकी एकनिष्ठता थी। और आज हमारा जो समर्पण भाव है, आज जो एकनिष्ठता है, वो भारत माता के प्रति है। तो ये बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। नहीं, इनको और तो सेंस है नहीं, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको तो सेंस है नहीं। ये हमारे सामने तो श्री अरविंद ने ये रखा है, और वस्तुओं की गति में ये चीज निहित है। इसलिए कोई ये बोल देते हैं अपने मुंह से तो उस कारण से बोल देते हैं, क्योंकि पीछे से ये चीज भारत की आत्मा सामने रख रही है। इनको तो किसी को कोई सेंस नहीं, न श्री अरविंद के सूत्रों का सेंस है। जब श्री अरविंद और माँ के भक्तों को ये फुर्सत नहीं है कि ये सूत्र हमको लाउडली पॉलिटिकल फील्ड में ये प्रारूप होना चाहिए, ये हमको, हमने कोई चार्ट आउट किया है क्या? हमको ये एक बैठ के एक चार्ट आउट करो कि आपको एक एक पार्टी बनानी है या एक पॉलिटिकल एजेंडा देना है आपको, तो श्री अरविंद के आलोक में ये देना चाहिए। आप एक ड्राफ्ट करो अपने लिए ही खाली, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो उसमें निहित जो समस्याएं हैं, पहले तो आप गुत्थियों को समझना तब शुरू करोगे कि आज जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं। और वो भारत का सनातन धर्म, पहले तो भारत और फिर बाद में वर्ल्ड यूनियन की ओर किस तरीके से चलेगा, पूरे विश्व को एक छत्रता के अंदर कैसे, और उसमें हर जना फ्री होगा। सच्ची फ्रीडम व्यक्ति को तब होगी, एक व्यक्ति फ्री होगा, परिवार फ्री होगा, कुल फ्री होगा, उसकी जाति फ्री होगी, सारी चीजें फ्री होगी। फ्रीडम में ही आप यूनिटी ढूंढ सकते हो, पर वो कैसे होगी? बाहरी जी, साधक, एक साधक बन के एक छोटा सा जीवन जीना और एक राष्ट्रीयत्व की भावना से एक बड़ा स्पेक्ट्रम जीना, कितना बड़ा फर्क है। ये एकात्मता हमारा जो जीवन का स्पेक्ट्रम है वो इस कदर बढ़ा देती है। तो अगर प्रवेश है हमें, तो हमारी चेतना को प्रवेश है, हमारे शरीर को तो प्रवेश है ही नहीं। दिव्य जगत में, दिव्य जगत में अगर कोई प्रवेश करेगा, वो अपने चेतना के माध्यम से ही करेगा। और चेतना में अगर एकात्मता है, चेतना में अगर दिव्यता, ये आत्मविश्वास और जो है कृतज्ञता भाव है, प्रेम है, शांति है, तो ये हमें राष्ट्रीय भावना से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक का प्रेम और राष्ट्र का प्रेम बड़ा हो जाता है, बड़ी लकीर है वो। तो बड़ी लकीर में समर्पित होके, शामिल होके दिव्यता में प्रवेश ज्यादा आसान है, ऐसा मुझे नहीं नहीं, लग रहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं यही कह रहा था कि आपकी जो कमियां हैं वो भी लाउड स्पीकर के ऊपर परिवर्तित हो जाती हैं, आपके बीइंग की जो भव्यताएं हैं वो लाउड स्पीकर के ऊपर आ जाती हैं। भाई आपका ही एक एक कलेक्टिव बड़ा रूप है, राष्ट्रीयता आपका ही एक बड़ा रूप है। तो पर इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आज जो विभीषिकाएं हैं वो भी तो हमारी अपनी हैं, इसलिए एकांगी आध्यात्मिकता इसका उत्तर नहीं दे सकती। श्री अरविंद ने जो दिव्य जीवन की जो बात कही है, पहले तो ये जितनी हमने बातें करी, पहले उसका मंथन, धीरे धीरे। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी इसका स्वाद दे दिया जाए, वो क्यों दूसरी चीज में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। जी। प्रकृति ने इसीलिए ये, तो मैं पॉलिटिशियन को ब्लेम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिशियन को ब्लेम करने लगूंगी तो उनकी लकीर बड़ी हो जाती है, मुझे वो नहीं होने देना है। अगर माँ मेरे साथ है, तो मुझे मेरी लकीर को बड़ा रखना है। नहीं तो नहीं, अपने उससे को वो करना ही नहीं। अपने को तो ये करना है कि आज हमारी जो चीजें हैं वो सूत्र हमको, इसलिए योजनाएं माँ प्रदान करेंगी। राष्ट्र के संबंध में योजनाएं पुनरुद्धार वाली, हमारी मानसिकता से ये चल नहीं सकती ना। हमको तो ये, इसलिए हमने ये सारी बातें, इसमें सारे सूत्र निहित आए हैं, ये हमने जितनी भी चर्चा करी है उसमें सब इन्वॉल्व हैं। जी जी जी। दीपक जी। थैंक जी, बहुत सुंदर। प्रकाश इतनी तेजी से फ्लो कर रहा था कि हम निःशब्द हो गए, अवाक रह गए हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का पूरा खाका इतने नजदीक से हमने देखा।
ये पंक्ति बार बार पूरे प्रचलन में है, भारत भविष्य का गुरु बनेगा। थोड़ा यह मुझे अब यह लग रहा है कि यह अहंकारोक्ति लगती है, बल्कि ऐसा बोला जाए कि भारत को गुरु बनने की जिम्मेवारी है, पूरे विश्व को जो है से नया रास्ता दिखाने की जिम्मेवारी है। गुरु बनना बहुत टफ बात है। हाँ, ये हाँ, नियति इसलिए अपनी सनातन धर्म की पुस्तक में शुरू में ही श्री अरविंद कह रहे हैं, ये भूमिका भारत के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है, भगवत प्रदत्त है, पूर्व निर्दिष्ट है, प्री डेस्टिन्ड है भारत इस चीज के लिए, क्योंकि भगवान का चुना हुआ राष्ट्र है ये, इसलिए है। आपको अगर किसी पोस्ट के लिए चुन लेते हैं तो आपको वो अधिकार देंगे ही, इसमें क्या विशेष बात है। आपको पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए या पोस्ट के लिए भैया ये चीफ मिनिस्टर है तो आपको वो राइट्स मिल जाएंगे, तो इसमें क्या विशेष बात है। ये भगवान का चुना हुआ राष्ट्र है, इसलिए ये काम तो इसको करना ही है। हमको क्या करना है, वो हमारे सारों के लिए अपने, अगर इंडिविजुअल मुद्दों में रहे तो भारत तो खैर अपनी नियति की तरफ आगे चलेगा ही चलेगा। ये अच्छी बात है कि व्यक्तियों के ऊपर निर्भर नहीं करता। और जब श्री अरविंद ने थाम लिया, हमको ये बात छोटी सी लगती है, अगर गहराई से आप देख सको तो वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, पर आपके स्तर पे तो सर्वनाश हो ही जाएगा यदि आपने प्रवेश नहीं किया तो। बात तो हमारी उसके प्रति उसकी है ना। यहाँ विराम देते हैं। शब्या जी कोई बात कहेंगे क्या आप? तो ये भारत के विषय में इतनी लंबी जो हम चर्चाएं वेद के विषय में, उर्मिला जी आप जो वेद वाले जो सीरीज थी और थी वो सारी और पीछे से सुन जाना, पीछे की जो है जी जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो भारत के विषय में अब नहीं आएगा, ये तो अब फिर दूसरे ही विषयों में और गहन 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 विषयों में। अब ये कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसमें हेजिटेट कर रहा हूं, कोशिश करेंगे। शब्या जी। भैया हमको तो लग रहा है कि इस ओर भारत का कदम अपने आप बढ़ रहा है। भले हम अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न समुदायों के द्वारा, भिन्न भिन्न पंथों के द्वारा मनुष्य भगवत्ता की ओर तो जा रहा है। भले हमको दिखाई पड़ रहा है कि हम आतंकवाद की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन जिसकी जैसी चेतना है उसी के अनुसार। माइक म्यूट हो गया आपका। हेलो। ठीक है, यहाँ अब इनका माइक म्यूट हो गया, अपने को यहाँ विराम देना पड़ेगा। कल हम मिलते हैं, इसकी आप खूब तैयारी कीजिए और कल मिलते हैं। हाँ शब्या जी आपका माइक म्यूट हो गया था बीच में। हम बोल रहे हैं कि अध्यात्म की ओर तो भारत के कदम बढ़ रहे हैं। भले हमको भौतिकता और विनाश दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न पंथों के द्वारा आदमी की चेतना जो सबको अभी श्री अरविंद के कथनों को समझ, श्री अरविंद के जो फॉलोअर्स है उस श्री अरविंद के कथन को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिसकी जैसी चेतना है उसके अनुसार तो लोग भगवता की ओर मुड़ ही रहे हैं। हम तो एकदम लोअर तबका के लोग को भी हम देख रहे हैं कि शिव चर्चा से जा रहे हैं, कुछ गायत्री मंत्र की ओर से जा रहे हैं, कुछ सहज योग के तरफ से जा रहे हैं, कुछ ब्रह्म समाधि वाला लोग के तरफ से जा रहे हैं, ब्रह्म कुमारी वाला लोग के। आदमी अंदर से बेचैन है, भौतिकता से आदमी वो संतुष्ट बेचैनी नहीं है, दूसरी है, इसलिए ये तो कोई सा हाँ जा नहीं रहा। इसलिए जा रहा है। इनमें नहीं नहीं, इनमें से तो कोई सा ऐसा रूप है नहीं। जो जो नाम आपने लिए उनसे अपने पर्सनल हैं सारे संपर्क, और उनकी पद्धति हम देख रहे हैं। जब श्री अरविंद ने सारे इन सारी समस्याओं को देख के कह दिया कि ये कोई सी जो चीजें हैं, तरीके, अप्रोचेज, ये लेके नहीं जा रहे। जहां तक तकलीफ की आप बात कर रहे हो, हमारे पास करीब 1000 या 900 पेशेंट 6 दिन के होते हैं। उनमें से वो ठीक इसलिए होना चाहते हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। शुगर इसलिए ठीक हो कि मैं मीठा खा सकूं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, इसलिए नहीं। ऐसा रोगी हमने कम देखा जो उसकी जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति, भैया मेरे तो इसलिए हो जाए ठीक,
हेल्थ ठीक हो जाए इससे मैं बढ़िया काम करूं, ऐसा नहीं देखा, मानसिकता है नहीं। तकलीफ है क्योंकि तकलीफ तो है ही, इसीलिए तकलीफ के कारण अध्यात्म की ओर मुड़ रहा है। नहीं, मुश्किल है। ये बात तो भगवान बुद्ध ने उस समय उन्होंने देखा मृत्यु हो गई, ये है वो है, अरे तो ये तो आदि काल से चली आ रही है मृत्यु, तो किसी को चोट थोड़ी पहुंचाती है मृत्यु। ये आप रिफ्लेक्ट करते हो क्योंकि अंतरात्मा में कोई चीज हो तो रिफ्लेक्ट करो, नहीं तो हमारे लोग तो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहे। मां श्री अरविंद का पढ़ रहे हैं पर शिक्षा के लिए गंभीर, भाई दूसरे लोग कर रहे होंगे हम नहीं कर रहे, तो ये तो कोई बात नहीं होती। हम लोग तो कोई शिक्षा पद्धति श्री अरविंद के आधार के ऊपर कोई सीरियसली कर रहा हो, विश्वास ही नहीं है, करेंगे कहां से? विश्वास कर लो तो टीचर कहां से लेके आओ, स्टूडेंट कहां से लेके आओ, फंड कैसे करवाओ उसको, क्योंकि उससे आप वो परिणाम तो दे नहीं सकते जो दूसरी स्कूलें देती है। वो परिणाम दो तो वो फिर बाद में मां श्री अरविंद की शिक्षा पद्धति नहीं है। तो कई तो जगह इसलिए तो ऐसा स्कूल भी मैं तो चल रहा है या शुरू हो मैं, रहा है। मैं तो शुरू से गुरुकुल। यही बात कह रहा हूं, इसलिए कि केवल श्री अरविंद और मां से संपर्क से हमको ये बात करनी पड़ेगी, नहीं हम भ्रमित हो जाएंगे। ये जो आप बात कर रहे हो वो तो जो ये अखबारों में कॉलम छपते हैं, जैसे तिलक ने भी ड्यूटी के रूप में कर्मयोग को लिया, वो वैसी सी बातें हैं। वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है कि तिलक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, हमसे तो बेटर विचार है कि कम से कम विचार के स्तर के ऊपर तो विचार सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। फिर भी जहां तक इस कर्मयोग की बात है, हमको केवल श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना आना चाहिए, बस। भ्रमित हुए बिना कि वो भी यही कर रहा है, वो भी यही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे। ये सेंस आना चाहिए। और वो कहां तक उसका एक्सटेंट है, कहां तक उसकी लिमिटेशन है, ये जब तक मानसिक विकास नहीं होगा, हम श्री अरविंद का कार्य भी नहीं कर सकते। क्योंकि योग की सिंथेसिस का, जब सिंथेसिस ऑफ योग की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने एक योग की पद्धति यदि प्योर तरीके से लेते हो कहां तक लेके जाती है। आज तक के जितने भी योग थे, इसीलिए वो कह रहे हैं जहां ये पराकाष्ठा पे आते हैं वहां से तो ये शुरू होता है। तो फिर क्या विशेषता है इसके अंदर? यही मैं कह रहा हूं, मानसिक रूप से हम योग करके वहां तक पहुंचे, ये नहीं। अरे पर मन का तो विकास करो, इतनी चर्चा परिचर्चा में यही तो कह रहा हूं। उसके बाद भी अपन यही बात करें, इसका मतलब अभी तो बहुत तैयारी की आवश्यकता है शब्या जी, इसको और मंथन करो। जो हमारे ऑलरेडी नोशंस बने हैं उसके भीतर ये प्रवेश नहीं कर रहा। हमने बड़ी अच्छी ठीक फिल्म है लगाई भैया। हुई है ऊपर, ये ऐसा है नहीं। तो योग समन्वय करने की श्री अरविंद को आवश्यकता क्या थी? आप ये सोचो कि यही पद्धतियां यदि परित्राण कर ही देती। श्री अरविंद ने कहा मेरे को सारे ये अनुभव हैं, चाहे जितने भी आचार्य शंकराचार्य के और उनसे 1000 गुना ज्यादा हैं मेरे को। और अल्टीमेटली जब तक आप सुप्रामेंटल नहीं लेके आते या ये नहीं करते, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं बहुत हेजिटेंट हूं। मैं आगे जो शुरू कर रहा हूं दिव्य जीवन, क्योंकि अभी तक तो चलो ये बात थी, अब फिलोसॉफिकल बातें आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि माइंड को तैयार करो, उसके विषय में चिंतन शुरू करो, रेटरिक नहीं। ये जो कॉलम्स छपते हैं जो अखबारों में, जो केवल रद्दी बिकने में या सर्दियों की आग तापने के काम में आते हैं, वो नहीं। अभी तो सब टोटल, इवन ब्रह्म की भी जो बातें हैं वो सब रेटरिक हैं, वो आग तापने लायक चीजें हैं। हाँ, जो ये साधक है उसके लिए ठीक हो सकती है, बाकी दूसरे के लिए बिल्कुल काम की नहीं है। ये भगवान ही सब कुछ करता है, इससे फालतू कोई बात नहीं हो सकती। सब सुखी हो, ये हो, इसने तो भारत का सत्यानाश कर दिया। सब समान हैं, सब ये हैं, फंडामेंटल सत्य है। गलत रूप से अगर काम में लेते हो इस सत्य को तो आपका सर्वनाश कर देगा। भगवान ही सब कुछ करते हैं, फंडामेंटल बात है, तो उसने आपको बुद्धि भी दी है। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, पर अर्जुन को तो वो कह नहीं रहे मैं ही कर रहा हूं सब कुछ। ये कहने के बाद भी निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, ये करने के बाद भी ये थोड़ी, ये तो ठीक है भाई यूं ही चला रहा हूं, उस पर क्या, ये थोड़ी किया है उसने काम सारा। नहीं, गीता तो एकदम फालतू चीज है। गीता का क्या अर्थ निकलता है? खाली एक डेकोरेटिव सी चीज है, कह रहे हैं, जबकि एक्चुअल तो इसका कोई अर्थ नहीं, भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। अर्जुन को तो खाली यो यो एक नमूना सा बिठा रखा है। ऐसी बातें नहीं है, बुद्धि का विकास करो।
मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए आगे की नियति नहीं, अगर मैं कह दूं बहुत अच्छा, अच्छा नहीं है। पहले चिंतन करना शुरू करो, और ये नहीं आ रहा क्योंकि कोई इनसिंसियरिटी है घोर रूप से, वो कहाँ है ये हम अपनी-अपनी ट्रेस करें। इसलिए क्लैरिटी नहीं आती, ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आत्मा में जाओ और ये जाओ, वो जाओ, इससे नहीं होता। बात बनती नहीं इससे। अनुशासन लाना पड़ेगा, खाने, पीने, उठने, बैठने ये सारी आदतों को कस देना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं हो सकता। परिवार का और की वो गुलामी नहीं छूट रही, बातें मत आत्म मंथन की, दिव्य जीवन की, ये की, वो की। कोई भी गिवन मोमेंट आप बारीकी से अपने आप को देखो, तो धीरे-धीरे सिंसियरिटी जो है ना, वो डिमांड करती है। वो आप में क्लैरिटी लेके आएगी, अगर नहीं है तो ये दिखा रहा है कहीं न कहीं घोर इनसिंसियरिटी है। अब वो कहाँ है? वो मेरे को अपनी देखनी पड़ेगी, आपको अपनी देखनी पड़ेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इसीलिए काम नहीं होता, बातें तो है ही, जो हम कह रहे हैं उससे अच्छे भाषण संसद के अंदर देते हैं वेदांत की ओर के। बहुत बढ़िया-बढ़िया देते हैं। उड़ीसा का वो एक षडंगी करके है, उसने इतना अच्छा श्री अरविंद के स्वप्नों को सामने रखा जब वो मंत्रिमंडल में आया। आप तो उतना अच्छा कह ही नहीं सकते जितना कि वो कह रहा है। लोग कह रहे हैं, योगी जी हैं, वो सामने आके कह रहे हैं कि मैं आज ही श्री अरविंद को कोट किया था। पर्सनली कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी। वो कह रहे हम कोट करते हैं श्री अरविंद को। तो वो सब कोट करते हैं, पर उनकी प्रतिबद्धताएँ हैं और हैं। आप चीज़ों को उनकी एक्चुअल दृष्टि से देखो तो सेंस आएगा। अभी तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है? ठीक है देविका जी? हाँ जी, ओके सर, बिल्कुल। चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से नहीं हैं, कि यूँ ही कह दिया, ये तो सारे लोग कह ही रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो तो कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने तो साधना अपना ली, किसी ने योग अपना लिया, उससे नहीं हो जाता। यहाँ विराम देते हैं, कल आप इसको और जय श्री गहनता से विचार अब इसके अंदर जय श्री माँ। जय श्री